हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं ज्योति मिश्रा। हमारा आज सेकंड चैप्टर है संघवाद, जो कि यूनिट टेस्ट थर्ड में मैंने सत्ता में साझेदारी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया। आज हम संघवाद को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले संघवाद क्या है। देखिए, हम लोगों ने सत्ता में साझेदारी जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने जो सत्ता में साझेदारी के रूप पढ़े थे उसमें पहला था क्षैतिज वितरण और दूसरा था ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं वो दो स्तर पर कार्य करती हैं। एक हमारा क्या हुआ, केंद्र स्तर, और दूसरा हमारा राज्य स्तर। उसके बाद हमने उसको तीसरे स्तर में भी बांटा, जिसमें हमने उसको क्या बोला, स्थानीय स्तर, जिसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो ये जो हमारा वितरण था, शक्तियों का जो विभाजन था, केंद्र, राज्य और स्थानीय, ये जो हमारा शक्ति विभाजन है वो हमारा संघवाद है। तो आज हम अपने सत्ता में साझेदारी के उस सेकंड वाले रूप को, जो हमारा दूसरा रूप था ऊर्ध्वाधर करके, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली। ये पूरा चैप्टर उसी विभाजन के रूप से ही रिलेटेड है। तो उसमें है संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघवाद में बेटा जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों का परस्पर मिलकर रहना, जिसमें कि एक हमारी शक्ति जो मेन शक्ति होती है, जिसे हम लोग केंद्र शक्ति, केंद्र सरकार, केंद्र बोलते हैं, और दूसरा उससे कुछ कम शक्तियां जो हमारे राज्यों के पास, राज्य सरकार के पास होती हैं। अपने अपने क्षेत्र में वो स्वतंत्र होते हैं, पर अगर कहीं पर भी दोनों सरकारों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई जो संघर्ष होता है, तो जो मान्यता है या जो महत्व है वो हम केंद्र को देते हैं, ना कि राज्य को। तो ये कहलाता है संघवाद। देखो, संघ का भी मतलब केंद्र होता है। संघवाद मतलब केंद्र को ज्यादा मान्यता देना, केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान करना। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो इसी प्रकार से है: केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो, भारत में बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाना होता है, सभी जगह होते हैं। तो जब कानून बनाने की बात आती है तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वो सारे विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है? केंद्र सरकार का। दूसरा हमारा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब ऐसे प्रांतीय महत्व के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। तीसरा हमारी है समवर्ती सूची। इसमें जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल होते हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। बट अगर कोई विवाद होता है तो किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र सरकार। और लास्ट हमारा अवशिष्ट सूची है। कुछ विषय ऐसी सूची में रख दिए गए हैं जो कि तीनों सूचियों में भी शामिल नहीं है। ये इसलिए क्योंकि ये नए विषय हैं और जिस समय सूचियों में विषयों का विभाजन था तब ये विषय सामने नहीं आए थे, इसलिए इनको इसमें रख दिया गया है। अब हमने पढ़ा, और अवशिष्ट सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र का ही होता है। तो आपने देखा, केंद्र के पास अपने बहुत सारे विषय हैं, समवर्ती सूची में भी केंद्र को मान्यता दी गई है और अवशिष्ट सूची के भी सारे विषय केंद्र के पास है। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ? केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से संघीय व्यवस्था चलती है। संघीय व्यवस्था के सफल क्रियाकलापों के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित है। अब देखो, जैसे भाषाई राज्य हैं, बहुत सारे भाषा नीतियां हैं,
इसी में अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है। भाषाई राज्यों का गठन हुआ, जैसे कि भाषा के आधार पर हमने बहुत सारे राज्यों का गठन किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु ये सब आते हैं। भारतीय राज्यों में एकता वही है और अलग अलग राज्यों में तलाक की संभावना भी बहुत कम है। इस प्रकार भारत में संघवाद हुआ। भाषा से संबंधित नीति की बात करें तो भारत एक बहुभाषाई देश है। यहाँ पर लोग बहुत सारी भाषाओं को बोलते हैं, परंतु फिर भी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की कोई परीक्षा दे रहा है तो वो किसी भी भाषा में दी गई है और परीक्षा दे सकता है, चाहे राज्यों को अपनी ही भाषा होती है। तो इस तरह का एक तरह से क्या है, ये सब हमें शक्ति विभाजन किए गए और संघवाद बनाया गया। अब केंद्र और राज्यों के रिश्ते कैसे हैं? संघवाद के कार्य करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संघवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते अच्छे हैं। अब हमने देखा किस तरह से भारत की भाषाई विविधता, इतनी ज्यादा विविधता होने के बाद भी हम लोग अनुसूचित भाषाएं और गैर अनुसूचित भाषाओं को भी लेकर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है भारत में विकेंद्रीकरण। अब देखो, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारी शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकारों को सौंपना, जिसे हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। जो 2 स्तर पे हमारी सरकारें हैं और हम भारत जैसे विशाल देश में स्थानीय स्तर पर जो है लोगों की समस्याओं को निपटारा करना बहुत कठिन होता है और हर एक समस्या के लिए व्यक्ति, जो स्थानीय स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो केंद्र या राज्यों में नहीं पहुंच सकते, वहां की सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए ये आवश्यक समझा गया था कि जो है कुछ स्थानीय सरकारें भी बनाई जाए और उन्हें भी कुछ शक्तियां दी जाए, जैसा कि मैंने आपको सत्ता में साझेदारी पाठ में भी पढ़ाया। तो इस तरीके से ग्रामीण स्तर पे, जैसे ग्रामीण स्तर प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है, ये एक तरह की परिषद होती है, कई सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है इसमें, और इसके साथ ही साथ इनको अपनी कम से कम 2 या 3 बार अपनी बैठक करनी होती है इनको, और इस तरह से एक पंचायत समिति बनती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, और सभी पंचायत सदस्य जो होते हैं वो इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिनकी भी उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी है। फिर आ जाइए जिला परिषद पर। किसी भी जिले को सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जैसे कोई भी एक जिला है तो उसमें जैसे बहुत सारे ग्राम सभा को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है और बहुत सारी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने हुए सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब देखिए, नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन कैसे किया गया। ये तो जो था हमारा गांव ग्रामीण स्तर हो गया, ये हमारा जिला स्तर हो गया। अगर हम नगरों की बात करें तो नगरों में हमने 2 जो है वो पार्टवेज को या 2 प्रकार में विभाजित किया है। नगर निगम, जिसे हम नगर महापालिका भी बोलते हैं और नगर निगम भी बोलते हैं, और दूसरा हमारी नगर पालिका होती है। तो जो नगर निगम और नगर महापालिका होती है वो बड़े बड़े मल्टी जो नेशनल वो होते हैं, मल्टी वाले जो शहर हमारे होते हैं, जिन्हें हम लोग महानगर बोलते हैं। मतलब एक तो नगर और महानगर, जैसे कानपुर महानगर में आता है तो यहाँ पे नगर निगम भी है, नगर महापालिका भी है। और जो छोटे हमारे नगर होते हैं, जैसे हम कस्बे भी बोलते हैं, तो वहां पर नगर पालिका। अब हम पहले बात करेंगे नगर निगम या नगर महापालिका की। म्युनिसिपल भी बोलते हैं हम इन्हें। नगर निगम बड़े बड़े शहरों में, जिनकी जनसंख्या कई लाखों में होती है, वहां बनाई जाती है। नगरों को उनके क्षेत्रों या वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता निगम के लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि बाद में नगर के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को एल्डरमैन चुनते हैं, और महापौर और उप महापौर 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। महापौर में नगर का प्रथम नागरिक होता है और सभी उत्सवों और समारोह में नगर का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, निगम आयुक्त क्या होते हैं। निगम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निगम आयुक्त भी नियुक्त किया जाता है, जिसको 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं,
और यह प्रायः एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी होते हैं और निगम के समस्त कर्मचारी आयुक्त के अधीन होते हैं। अब देखिए, ये हमारी बात हुई नगर महापालिका की। अब नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका छोटे नगरों और कस्बों में बनाई जाती है जिनकी संख्या कम से कम 20,000 होती है। मतलब जब लाखों में होती है तो नगर महापालिका होता है, और जब कुछ हजारों में होती है तो वहां पर नगर पालिका होता है। कस्बों को उनके वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता द्वारा नगर पालिका के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ये सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उप सभापति को चुन लेते हैं। नगर पालिका का अपना दफ्तर होता है जहाँ सचिव और उनके कर्मचारी भी कार्य करते हैं। अब नगरों में जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं, उनके कार्य और अधिकार जैसे कि स्वास्थ्य, रक्षा और सफाई, सड़कें और नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, जल विकास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सेवाएं, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये सारे कार्य वहाँ के जो नगर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं वो करती हैं और उनके पास उसका अधिकार भी होता है। तो आज हमने संघवाद क्या है, भारत में संघ की व्यवस्था है, किस प्रकार से हमने विषयों को सूचियों में विभाजित किया, और फिर भारत में विकेंद्रीकरण किस प्रकार है, पंचायती व्यवस्था जो कि हमारे ग्रामीण स्तर पर है, फिर जिला स्तर पर, और फिर हमारे नगर स्तर पर जो हमने देखा नगर निगम, जिन्हें हम नगर महापालिका, और जो छोटे हमारे कस्बे और छोटे नगर हैं जहाँ पर